आज हमारे साथ दो टॉपर्स हैं, तो एक रियल टाइम बेसिस पे उनसे एक आंसर्स हम लिखवाएंगे भी और उनसे बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज हमने दोनों टॉपर्स को दिया है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर्स, ठीक है। कि जो भी यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे आपके 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। कंटेंट वाइज जैसा मैंने बताया थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। लाइक मैंने एआई का, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, इन चीज़ों का, अलग अलग वेबसाइट्स जो थी उनका बहुत यूज़ किया। क्वेश्चन इजी हैं, कर लेंगे, पर जब तक हमने अच्छे एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं इनकॉपरेट किए, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, एग्जाम की या क्वेश्चन की डिमांड को आंसर नहीं किया, तब तक इनमें एवरेज मार्क्स ही आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, तो वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बट अक्सर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मिस कर जाते हैं, वो है सोसाइटी का। सोसाइटी का सिलेबस अपने आप में छोटा है, बट हर साल अराउंड 6 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। रफली 75 मार्क्स का जीएस पेपर 1 हमें यहाँ पे सोसाइटी सेक्शन से देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अगर आपको जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है सोसाइटी के आंसर्स को अच्छे ढंग से लिखना। काफ़ी बार हम इसको प्रिपेयर नहीं करते, अच्छे कीवर्ड्स नहीं लिखते, एंड उस वजह से जीएस पेपर 1 में मार्क्स कम आते हैं। आज हमारे साथ दो टॉपर्स हैं जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अंदर। तो एक रियल टाइम बेसिस पे उनसे एक आंसर्स हम लिखवाएंगे भी और उनसे बाद में डिस्कस भी करेंगे कि आखिर आंसर वो लिखे कैसे हैं, क्या उनकी अप्रोच रही, कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स इनकॉपरेट किए, हर एक पूरा डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा तानिया मैम को। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, जब हम बात करते हैं सोसाइटी सेक्शन की, तो आपकी क्या अप्रोच रहती थी इस सेक्शन के रिगार्डिंग? सो आई थिंक सोसाइटी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर यूपीएससी सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही उन्होंने कीवर्ड्स दे रखे हैं, टॉपिक्स डिफाइन कर रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स पे कंटिन्यूसली उसको डायनेमिक बनाकर पूछा जा रहा है, विच इज़ लाइक करंट अफेयर से रिलेट करके। तो फॉर मी इट वाज कि जो भी यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे आपके 1 पेजर नोट्स होने चाहिए, जिसमें सोसाइटल कीवर्ड्स होने चाहिए ऑफ डिफरेंट थीम्स, कि आप किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। एंड उसके साथ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन में इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर को जितना इंटीग्रेट कर पाएँ अलॉन्ग विद डेटा, आप उतना उसको यूज़ करें अपने आंसर में। तो आई थिंक ओवरऑल अप्रोच ये थी कि आपके 1 पेजर नोट्स होने चाहिए फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। सो ओवरऑल 10-15 पेजर के आपके सोसाइटी के नोट्स, जिसके अंदर सोसाइटल कीवर्ड्स एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल, एंड देन उसका मल्टीपल रिवीजन एंड पीवाईक्यू आप जितना ब्रेनस्टॉर्म करके लिखेंगे उतना आप बेटर थिंक कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी के आंसर्स बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होते। वो हर साल दे आर आस्किंग वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत ही स्पेसिफिक नीश क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड आंसर राइटिंग। तो ओवरऑल यही अप्रोच थी। ठीक है मैम, थैंक यू। इसके अलावा वेलकम करना चाहूँगा ऑल इंडिया रैंक 89 सोनाली मैम का भी। थैंक यू सर। मैम, स्पेसिफिकली अगर बात करूँ सोसाइटी की, तो आपकी क्या अप्रोच थी इसके रिगार्डिंग? यस सर। तो सर जैसा तान्या मैम ने बोला थोड़ा बहुत वैसा ही है मोस्टली। तो सोसाइटी का बस एक ये है कि जैसे हम एथिक्स करते हैं GS4, थोड़ा सा फिलोसफिकल ऑन ग्राउंड रिलेशन वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा आती है। तो करंट अफेयर्स मेरा जनरली जो एडिटोरियल्स आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम जो कोचिंग के थोड़े स्टैटिक एकदम से वो नोट्स होते हैं जो बार बार अगर आप रिपीट करो, उससे हट के थोड़ी क्रिएटिविटी वाला ये पेपर है, जो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो हम देखते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे स्टैटिक है। तो मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे देखती थी कि अगर GS1 में कहीं से मुझे लगता है डिफरेंस आएगा तो सोसाइटी से आएगा। कंटेंट वाइज जैसा मैंने बताया थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। लाइक मैंने एआई का, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, इन चीज़ों का, अलग अलग वेबसाइट्स जो थी उनका बहुत यूज़ किया। एंड थर्डली कीवर्ड ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। कीवर्ड्स जो है सोसाइटी में यूनिक कीवर्ड्स जो हमारी सोशल रियलिटी को दर्शाती है, वो सारी चीज़ें। सो आई फील कि कंटेंट एंड थोड़ा सा आंसर राइटिंग में इसमें आपको हेल्प आई थिंक मिलती है सोसाइटी के सेक्शन में, क्योंकि बाकी सेक्शन इज अ स्टैटिक अगेन, तो उसमें ज़्यादा आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें से आप डायमेंशंस कैसे खोलते हो, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ जैसे हमने एथिक्स में देखा स्टेटमेंट लॉन्ग होती है, डिकोड नहीं कर पाते, तो आंसर राइटिंग, तो ये सब मिला के आप आई थिंक एक यूनिक क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो कंटेंट एंड आंसर राइटिंग 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स।
ठीक है, Yes. तो आज फिर हम सोसाइटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 15 मार्कर क्वेश्चन होगा एंड आप सब लोग जानते हैं कि 15 मार्कर के लिए रफली 10 से 11 मिनट हमें मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उसको ब्रेनस्टॉर्म करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसके आंसर्स के सारे डिमेंशन को लिखने के अंदर। तो आज भी दोनों जो टॉपर्स हैं हमारे साथ, ऑल इंडिया रैंक 200 तानिया मैम, ऑल इंडिया रैंक 89 सोनाली मैम, इनको भी हम रफली 11 मिनट्स का टाइम देंगे ताकि रियल टाइम में कैसा आंसर हम लिख सकते हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैम Yes. स्टार्ट करते हैं आंसर्स को लिखना। तो आपको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन शीट्स एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज हमने दोनों टॉपर्स को दिया है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आफ्टर 11 मिनट्स। एक बार इनको टाइम दे देते हैं। यस, तो दोनों टॉपर्स के आंसर्स उन्होंने लिख लिए हैं। तो एक एक करके हम दोनों टॉपर्स का डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या अप्रोच रही। सबसे पहले मैं तानिया मैम आपको इनवाइट करना चाहूँगा। जी मैम, आप हाँ जी, इसको आप, ठीक है। तो मैम सबसे पहले बात मैं पूछूं, जैसे 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया इस क्वेश्चन को पढ़ के? So the question is, globalization has increased urban migration by skilled, young, unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? यस, तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है, एंड फिर आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है दैट हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड देयर पर्सनल फ्रीडम। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ते के साथ टू अंडरस्टैंड कि आप अपना इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट को जितना एक्सप्लेन कर पाएँ, एंड देन उसके बाद ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन की मेजर डिमांड क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर हमें लगता है कि द क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन और द क्वेश्चन इज अबाउट अर्बन माइग्रेशन, तो हम उसके पर्सपेक्टिव में अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। But it is important to understand कि the major demand is to explain how urban migration has impacted the women का personal freedom and their relationship with family. तो फर्स्ट जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि आई विल राइट ग्लोबलाइजेशन, जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया है इसको आई ट्राई टू समराइज विद इन माई इंट्रोडक्शन, एंड अगर इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरीके से अर्बन माइग्रेशन पे इट इज इम्पैक्टिंग, तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा इंट्रो के बाद। आफ्टर दैट आई मेक श्योर कि आई स्टार्ट addressing the main demand of the question from the very first page itself, mentioning because question में पूछा है how has this trend। तो अगेन अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज माय पर्सनल फ्रीडम, कि पर्सनल फ्रीडम को कैसे इम्पैक्ट किया है, एंड सेकंड इज रिलेशनशिप विद फैमिली को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। एंड बिकॉज हाउ पूछा है तो ऑब्वियसली आई वुड ट्राई टू मेंशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जनरली हम क्या करते हैं, जब हाउ पूछा है तो हम पॉजिटिव्स बता देंगे कि पर्सनल फ्रीडम के क्या है, रिलेशनशिप विद फैमिली के क्या है, एंड वी विल नॉट एड्रेस द नेगेटिव्स ऑफ इट। तो उसके अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब हाउ पूछा है तो आई विल मेक श्योर कि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ बोथ एरियाज बता पाऊँ। इससे जब हम सेग्रीगेट कर देते हैं कि मुझे पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, तो उससे द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स जनरेशन में इट हेल्प्स इन आंसर स्ट्रक्चरिंग, एंड इट हेल्प्स इन ओवरऑल आंसर राइटिंग। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया आई हैड इन माय माइंड। तो मैम इस क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड करने में और अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क सेट करने में रफली आपको कितना टाइम लगा? I think 15 to 30 seconds I would say, ओके, because the question में बहुत बड़ा context नहीं दिया है। question का context is very simple, and question जो पूछा है वो भी बहुत ही ज़्यादा direct है। तो इसलिए मतलब इफ़ आई हैव टू स्ट्रक्चर इट ओवरऑल, जो भी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंट्रो के अंदर कॉन्टेक्स्ट आएगा, एंड देन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड होगा। तो व्हेन यू कीप ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हो सोसाइटी में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज उस when you keep doing that, the moment you read the question, चीज़ें आपके ब्रेन में सॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि बिकॉज आई हैव डन आंसर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स एंड वो चीज़ की एक प्रैक्टिस है। तो द मोमेंट आई सी कॉन्टेक्स्ट मेरे दिमाग में रन करना शुरू हो जाता है कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा बनना चाहिए और उसमें क्या एड्रेस होना चाहिए। सिमिलरली द मोमेंट आई सी द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव कुड बी इवेल्युएट, जस्टिफाई, बट द डायरेक्टिव हियर इज हाउ। तो
if it is how, then obviously I have to, and again it is asking about certain impacts. तो यहाँ पे impact is again a keyword. जब आपसे impact पूछा जाता है, effect पूछा जाता है किसी चीज का, तो it is very important कि आप उसे अपने दिमाग में ही वहाँ break down कर लो कि मुझे इसका impact could be positive and it could be negative. तो यहाँ पे ये चीज आपके ब्रेक डाउन हो जानी चाहिए जैसे ही आप कोई कीवर्ड देखते हो, हाउ या फिर इम्पैक्ट. तो इट टुक रफली 30 सेकेंड टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली कि किस तरीके से आंसर में कौन कौन सी डायमेंशंस क्रिएट करनी है और वहाँ क्या चीज एड्रेस करना है. मैम माइक अगर थोड़ा पास में, हाँ जी. तो एक काम करते हैं, फिर आंसर्स पे चलते हैं. यस यस मैम, ये एक सेकेंड, ये आपका आंसर है, राइट? ठीक है. तो ये तो कोई क्वेश्चन था यहाँ पे. यस. तो आपने इंट्रोडक्शन मैम डेटा के साथ स्टार्ट की है. राइट. जी. तो अगेन सोसाइटी में अगर आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन वाज हाउ ग्लोबलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्बन माइग्रेशन एंड वुमेन, दीज वर द 3 कीवर्ड्स कि ग्लोबलाइजेशन है, अर्बन माइग्रेशन हो रही है ऑफ यंग वुमेन, यंग स्किल्ड, ठीक है, अर्बन वुमेन. तो ये हमारे कीवर्ड्स थे. तो अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना है जिसमें मुझे ग्लोबलाइजेशन और अर्बन माइग्रेशन को इंटीग्रेट करना है एंड अगेन वुमेन को भी इंटीग्रेट करना है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई कोट है, तो आप उससे स्टार्ट करो. बिकॉज अर्बन माइग्रेशन पे ऑब्वियसली डेटा होता ही है. तो आई स्टार्टेड विद द डेटा इटसेल्फ दैट मोर देन 40% अर्बन माइग्रेंट्स are now women seeking better opportunities driven by globalization prompting social change. So within my introduction I addressed all the 3 keywords. I mentioned how urban migration is happening, I gave a data, and also I mentioned about women कि किस तरीके से women urban migration कर रही हैं and it is driven by ग्लोबलाइजेशन. सो आई ट्राइड कि मैं विद इन माई इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट को जितना समराइज कर पाऊँ उतना कर सकूँ. अगेन because I have to make the introduction also a little specific, so if I can add a data it will give me an additional point. Then again a little in because आगे चल के ग्लोबलाइजेशन को आंसर में इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आई ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का अर्बन वुमेन माइग्रेंट्स पे रोल रहा है. तो यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए आई हैव मेंशन्ड 3 पॉइंट्स कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, देन चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स विच इज इंक्रीज एक्सेप्टेंस है. तो ग्लोबलाइजेशन का किस तरीके से अर्बन माइग्रेशन पे रोल रहा है फॉर वुमेन, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड, तो दैट इज आई हैव मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट इंट्रो को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए. अगेन बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप डिमांड देखोगे तो देयर आर 2 बेसिक डिमांड्स की पर्सनल आपकी रिलेशनशिप विद फैमिली एंड योर पर्सनल फ्रीडम. तो बिकॉज 15 मार्कर का क्वेश्चन है एंड जस्ट एड्रेसिंग 2 पार्ट्स वुड नॉट बी इनफ, एंड वो पेपर में आपका यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको पूरा पेपर वो जितना पेजेस आपको दिए हैं वो फिल करने हैं. तो अगर आपके पास यहाँ पे मेरे पास लेवरेज था टू शो दिस, बट अगर वहीं क्वेश्चन में मुझसे 3-4 डिमांड्स पूछ ली होती तो मे बी मैं ये इंट्रो वाला पार्ट इसके साथ का जो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया आई वुड नॉट हैव डन दैट. बट क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे, आई हैड द लेवरेज ऑफ यूजिंग द स्पेस, सो आई मेंशन कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का रोल रहा है इन अर्बन वुमेन माइग्रेंट्स. ठीक है. तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है. तो इसके बाद आपने आई थिंक इसके फिर सब पार्ट्स आपने डिवाइड कर दिए, जैसे कि इस ट्रेंड ने कैसे पर्सनल फ्रीडम को और रिलेशनशिप विद फैमिली को इम्पैक्ट किया. ठीक है. तो यस, ये वो वाला पार्ट आ गया मैम. हाँ जी. यस. सो फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन पर्सनल फ्रीडम. अगेन जब आप आंसर लिख रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायमेंशंस को अच्छे से हाईलाइट करो. जितना ईजी आप बनाओगे एग्जामिनर के लिए टू रीड, टू अंडरस्टैंड योर आंसर, द मोर मार्क्स, द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स इंक्रीजेस. तो वेनेवर यू राइट हेडिंग्स, मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दो कि ये फर्स्ट डिमांड यहाँ पे एड्रेस हो रही है. देन अगेन इम्पैक्ट ऑन पर्सनल फ्रीडम, freedom of choice with respect to lifestyle, career, social relations. Again, single woman household. जी. So आपका freedom of choice है with respect to lifestyle, career, society, social relation. अब इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आई डोंट फील कि अपने नोट्स पे रिलाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं.
तो वहाँ बट हाउएवर व्हेन आई हैव टू राइट एन एग्जांपल, बिकॉज ऑब्वियसली इस चीज़ पे आप बहुत ही कुछ डेटा स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिख सकते, तो अगेन पीवाईक्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज में सवाल आया था एक बार सिंगल वुमेन हाउस होल्ड के ऊपर, तो दैट वाज अ कीवर्ड आई कुड यूज यहाँ पे कि किस तरीके से सिंगल वुमेन हाउस होल्ड्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट एंड किस तरीके से इनका इमर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस आई यूज दिस पीवाईक्यू कीवर्ड इटसेल्फ इन द वैल्यू एडिशन फॉर्मेट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विच रिड्यूसेस फैमिली प्रेशर। तो हाउ पर्सनल फ्रीडम कैसे इंक्रीज हो रही है कि आपको एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है। एंड देन राइज इन मैरिज एज ऑफ वुमेन, अगेन बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पॉइंट के साथ डेटा लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको डेटा नहीं भी याद आ रहा तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि यू कैन जस्ट ऑल्सो मैंशन कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर ट्रेंड इज हैपनिंग। तो इवन दो आई डू नॉट हैव एनी डेटा और आई कुडंट रिकॉल एनी पर्टिकुलर डेटा, बट बिकॉज आई हैव रिटन कि अब वी नो दैट देर इज अ राइज इन द मैरिज एज, तो अगर आपने ये भी लिख दिया एज एन एग्जाम्पल, इट सर्व्स एज अ वैल्यू एडिशन इन योर आंसर। और अगर किसी के पास डेटा हो कि हाँ पहले मैरिज एज एवरेज इंडिया में इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो आई Yeah. थिंक वो बेटर हाँ, है। अगर आपके पास डेटा है ऑब्वियसली कहीं भी सब्सटैंशिएट करने के लिए, तो डेफिनेटली यूज योर डेटा। एंड बेस्ट पार्ट इज अगर आपके पास इस टाइप का डेटा है जिसमें आप ट्रेंड बता सकते हो, बिकॉज आई कुडंट रिकॉल, बट अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि पहले एवरेज एज इतनी थी, लेट्स से इतनी एवरेज एज थी अब इतनी हो गई है, या आप लाइन फॉर्मेट में बता सकते हो इतनी थी और इतनी हो गई है, या वाइस वर्सा, हाँ, उल्टा। हाँ ट्रेंड आपको जैसे भी दिखाना हो आप वो ट्रेंड दिखा सकते हो कि दिस पर्टिकुलर इट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो अगर आप इस तरीके से ग्राफ फॉर्मेट में उसे दिखाओगे तो अगेन इट बिल्ड्स अ बेटर इम्पैक्ट, क्योंकि देयर आर हार्डली एनी स्टूडेंट और बहुत ही कम लोग होंगे, आप डेटा लिख दोगे बट अगर वो ग्राफ आपने बना दिया तो ऑब्वियसली द एग्जामिनर कैन सी एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाहते हो यहाँ पे। एक चीज में और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम ना कई बार न्यूज़पेपर्स में कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे सुष्मिता सेन का अक्सर हम डिस्कशन होता है, कई बार सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी आइडिया होता है इन एग्जांपल्स का। तो इज इट ओके कि अगर हम इस प्रकार की स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखें या एक जनरल एग्जांपल इज बेटर? इफ यू हैव अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सुष्मिता सेन या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान का, यू कैन राइट दैट। आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रैकेट में थोड़ा जेनरिक भी लिख दो, बिकॉज one person could not be a defining factor or for all the women, right? So there could be multiple factors. तो अगर आप लिखना चाहते हो सुष्मिता सेन या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, यू राइट दैट एग्जाम्पल बट मे बी इन ब्रैकेट जस्ट उसका जेनरिक कोई कीवर्ड भी आप लिख दो, ताकि इफ एग्जामिनर कुडंट रिलेट विद द पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यू हैव रिटन, बट एटलीस्ट वो जेनरिक कीवर्ड से समझ जाए कि आप ओवरऑल क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस पे। यस। Then breaking traditional norms, female delivery partners on Zepto and Blinkit. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सोनाली मैम ने भी आपको बोला था कि ऑन फील्ड क्रिएटिविटी आप कितना अपने आंसर में दिखा पाते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने आंसर में समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर डे टू डे लाइफ, आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, सराउंडिंग्स में अगर देखा है, इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आप अपने सोसाइटी के आंसर में डालोगे तो इट विल क्रिएट बेटर इम्पैक्ट, बिकॉज एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ सुपरफिशियल बात नहीं कर रहे जो आप नोट्स से पढ़ के आ रहे हो, बट ऑल्सो आप इस चीज़ को जो सवाल पूछा है उसे ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ रिलेट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स, तो आई कैन राइट फीमेल डिलीवरी पार्टनर्स, किस तरीके से Zepto एंड Blinkit के थ्रू दे आर बीइंग कनेक्टेड नाउ एंड किस तरीके से दे आर एबल टू टेक डिफरेंट डिसीजंस इन देयर लाइफ। नेक्स्ट इज मोर फोकस्ड ऑन एस्पिरेशंस देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूज ऑफ कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। आप किस तरीके से कीवर्ड का यूज करते हो दैट बिकम्स इसेंशियल। जिस तरीके से एथिक्स के पेपर में एथिकल कीवर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से सोसाइटी के पेपर में सोसाइटी रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। तो किस तरीके से अगर फ्रीडम की, पर्सनल चॉइस की बात करते हैं, तो किस तरीके से वो एस्पिरेशंस पे अपना फोकस कर रही है रादर देन जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन if you have data, because I had data कि 56% of women are enrolled in the PG degree and जहाँ जो भी आपका सोर्स था, because I had data तो I could use it कि किस तरीके से they are more moving towards their education, their higher education and their educational aspirations. It could be also something different. आप यहाँ पे influencer culture की बात कर सकते हो, किस तरीके से female content creators have increased. तो यहाँ पे anything could have been your example अगर आपको day to day life से आप वो relate करके बता पा रहे हो। And again आपके पास data है तो आप data से substantiate कर पाओ। Make sure जब भी आप data mention कर रहे हो तो उसके साथ जो भी आपका source है if possible आप वो भी
कर पाओ ताकि आपके डेटा की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन वही था मैम, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि स्टेम में नंबर ऑफ वुमेन आर इंक्रीजिंग या ये चीज़ें ट्रेंड हो रहा है, थोड़ा डेटा भी हमें याद होता है, बट हमें सोर्स नहीं याद होता कि अच्छा ये सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ने बोला या किसी एनजीओ ने बोला या किसी सरकार की मिनिस्ट्री ने बोला। तो ऐसे केस में इज इट ओके कि अगर सोर्स नहीं पता याद आ रहा उस टाइम एग्जाम में तो हम सिंपली डेटा मेंशन कर दें? इट इज़ फाइन कि अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप सिर्फ डेटा मेंशन कर दो। हाउएवर पर्सनल रिकमेंडेशन इज मेक अ लिस्ट ऑफ सर्टेन एनजीओ, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस टाइप का डेटा रिलीज करती हैं, ताकि इन केस अगर आप अपने आंसर में 3-4 जगह, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ डेटा याद है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही नहीं याद, बट अगर आप रिपीटेटिवली अपने आंसर्स में सिर्फ डेटा लिखोगे विदाउट एनी सोर्स तो इट माइट नॉट क्रिएट दैट इम्पैक्ट विच यू वांट टू लीव ऑन एग्जामिनर। तो आप वो लिस्ट बना के रख लो ऑर्गेनाइजेशन का जो इस तरीके का डेटा रिलीज कर रही हैं, एजुकेशन के ऊपर रिलीज कर रही हैं या फिर लेट्स से हेल्थ के ऊपर रिलीज कर रही हैं। एंड जब आप आंसर्स लिखते हो तो कहीं ना कहीं पर इवन अगर आपको सोर्स नहीं याद है, बट ऑब्वियसली अगर आप डेटा यूज कर रहे हो तो इट इज समहाउ रिलेटेड टू द जनरल ट्रेंड विच इज हैपनिंग। तो आप वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो आप पर्टिकुलर एनजीओज जो भी सर्वे रिपोर्ट जो भी है वो मेंशन कर सकते हो इन फ्यू आंसर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि इन केस आप नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली तो एटलीस्ट मेक अ लिस्ट सो दैट आप उसे कहीं ना कहीं ड्रॉप कर पाओ। तो जो सिलेबस वाले कीवर्ड्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन, उनका डेटा थोड़ा मेंटेन करके हाँ चलें। हाँ, ट्राई करो कि आप डेटा के साथ सोर्स अपना जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल आपने नोट्स बनाया उसमें आपका मेंशन्ड हो। जी, यस मैम। नेक्स्ट इज इंक्रीज अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद क्रॉस कल्चर पीयर सर्कल्स। अब इस पे बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा तो आई डिड नॉट टेक एनी बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस कि मुझे इसमें एग्जाम्पल डालना ही है। अगेन इट इज़ अ लर्निंग बिकॉज समटाइम्स पीपल थिंक, स्टूडेंट्स थिंक कि हर एक आंसर को परफेक्ट बनाना है, हर एक पॉइंट को परफेक्ट बनाना है। उसके कारण क्या होता है, आप टाइम लिमिट एक्सीड कर देते हो। जहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन में जहाँ 30 सेकेंड का भी एक्सीड करने लगते हो तो वो ओवरऑल पेपर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, आपके लास्ट में 1-2 क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी अपने आंसर्स में जगह जगह पर यू आर राइटिंग डिफरेंट कीवर्ड्स एंड यू आर गिविंग एग्जाम्पल्स, बट अगर किसी पॉइंट में आपको नहीं आ रहा कोई वैल्यू एडिशन का मटीरियल याद, तो इट इज़ नॉट समथिंग टू टेक टू मच स्ट्रेस अपॉन। तो आप यहाँ पे अपना एक आर्ग्यूमेंट लिख के भी छोड़ सकते हो इन सर्टेन पॉइंट्स। जी, तो आई थिंक मैम अभी तक हमने जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं फीमेल के ऊपर, जो हमने जो पार्ट 1 देख रहे थे, वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने ज़्यादातर इसमें कंसिडर किए हैं अभी तक। बट जैसा आपने बताया कि हमें इम्पैक्ट्स में दोनों कंसिडर हमें करने इम्पैक्ट्स होंगे। में दोनों कंसिडर करना है। अब अगेन आप अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स शो करना है, स्पेसिफिकली अगर मुझे पता है कि मेरे पास 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है, एंड उन डायमेंशंस पे हाँ, अब यहाँ पे भी हाँ, यस जी, ओके, हाँ जी, तो अगर मुझे पता है कि देयर आर 2 डायमेंशंस एंड दोनों डायमेंशन में मुझे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने हैं, तो बेसिकली आई हैव 4 थिंग्स टू एड्रेस इन माय आंसर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, अगर मुझे कभी नेगेटिव पार्ट्स लिखने होते थे तो आई यूज्ड टू मेंशन हाउएवर, बिकॉज हाउएवर से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दैट यू आर टेलिंग सम, अब आप कुछ अलग बताने वाले हो उसका, या कुछ चैलेंजेस या कुछ अपोजिट्स बताने वाले हो उसका। तो हाउएवर एंड देन ऑलवेज आई यूज्ड टू ट्राई टू बॉक्स इट सो दैट इट इज ऑल्सो विजिबल कि क्या मैं बताने वाली हूँ। देन हाउएवर देयर आर times when these personal choices are also impacted. Now issues कौन कौन से हैं? अगेन इट इज़ अ पैटर्न विच आई फॉलोड इन माई आंसर कि अगर सोसाइटी के क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर आंसर में देर इज लेस स्कोप ऑफ एडिंग डाइग्राम्स, तो वट यू कैन डू इज हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर। तो अगर मैंने पहला पॉजिटिव्स पॉइंटर फॉर्मेट में लिखा है तो नेक्स्ट वाला पार्ट जब मुझे अपने इश्यूज बताने हैं तो आई यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इससे क्या होगा कि एक मोनोटनस जो आपका आंसर में दिखता है, एक मोनोटनिटी, वो ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप ऑटोमेटिकली एक फ्लो चार्ट बनाते हो या कुछ डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर को एक वो पॉइंटर फॉर्मेट से ब्रेक मिलता है एंड देन यहाँ पे टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर। तो यहाँ पे देन अगेन इश्यूज, बिकॉज हाउ पूछा था, इम्पैक्ट्स पूछे थे, तो देयर आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स कि सेफ्टी सिक्योरिटी इज अ चैलेंज। देन अगेन 30% क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली। अगेन पर्टिकुलर मुझे कोई सोर्स नहीं पता था तो आई डिडंट मेंशन, हाउएवर आई कुड हैव मेंशन्ड NCRB बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीजेस डेटा ऑन इश्यूज लाइक क्राइम्स। ठीक है, तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हो। देन अगेन इंस्टीट्यूशनल सर्विलियंस,
Now this is a keyword which you can use, institutional surveillance, even gated apartments आपने पढ़ा होगा काफी बार सोसाइटी में. तो इस तरीके के कीवर्ड्स आप अपने एग्जाम्पल्स में, अब अपने आंसर के आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकते हो कि क्या इश्यूज हैं. इंस्टीट्यूशनल सर्विलियंस होता है, फॉर एग्जांपल गेटेड अपार्टमेंट्स. देन अगेन हाई लिविंग कॉस्ट्स ऑफ सोसाइटी विद नो सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल इज अगेन अ कीवर्ड. तो अगर मैं अपने नोट्स में वापस जाऊंगी तो ये सारे कीवर्ड्स मुझे अर्बनाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर मुझे वुमेन इश्यूज में ये कीवर्ड्स की लिस्ट मुझे दिखेगी. एंड बिकॉज ये कीवर्ड्स मेरे नोट्स में थे तो इट वाज इजियर फॉर मी टू रिकॉल एंड राइट इन द आंसर इटसेल्फ. अगेन कीवर्ड्स, व्हाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. आप यही चीज एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपको यही पॉइंट लिखना होता है इंस्टीट्यूशनल सर्विलियंस, तो फिर आपको आप यहाँ 2 लाइन में उसे लिख रहे होते कि यू नो सोसाइटी में ये चैलेंज है या फिर ऐसे. बट बिकॉज आई हैड द कीवर्ड तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती थी. एंड अगेन मेरे पॉइंट की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो गई एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू राइट मोर पॉइंट्स इन माई आंसर. तो अगेन कीवर्ड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Then workplace discrimination and cosmetic representation. Again, cosmetic representation is a keyword from the women issues, किस तरीके से होता है. And then glass ceiling, again a keyword, but here I used as, because data नहीं था तो I used as an example कि glass ceiling we know it happens. So यहाँ पे it as an example I used glass ceiling. तो again keywords become very important. जब आप society में keywords use करते हो, people will write वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, फिर उसके बाद वो कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे. बट जहां आपने लिखा कॉस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ डिफरेंट कीवर्ड. इट लीव्स एन इम्पैक्ट कि आपने एक सोसाइटी का आंसर लिखा है यहाँ पे. राइट. तो ये हमने पहले पॉजिटिव्स कवर कर लिए थे उसके, अब नेगेटिव्स हमने कवर कर लिए हैं. अब आई थिंक हमारा सेकंड पार्ट रह गया है रिलेशनशिप विद फैमिली. तो मैम इसमें भी आप दोनों एंगल्स आप बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव. यस, ठीक है, ठीक है. तो इसको भी एक बार कवर कर देते हैं. Now, तो अभी तक आई थिंक मैम अगर मैं स्पेस की बात करूं तो रफली हमने 1.5 पेज रफली कवर कर लिया है आउट ऑफ 3 पेजेस. ठीक है. जो पॉजिटिव वाला था उसने मोस्टली 70% पेज का एक ले लिया. एंड नेगेटिव जो हमने यहाँ पे लिखा है इसने अराउंड आधा पेज ले लिया, हाफ पेज. तो 1.5 पेज के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक. और अब बचा है सेकेंड पार्ट जो है फैमिली रिलेशनशिप. ठीक है जी. सो इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप. Increased authority and say in family decisions. For example, participation in property decisions. Again, shift towards consultative decision making. कि किस तरीके से consultative decision making होती है. Then again, delayed marriage, similar sort of example in reproductive decisions. Society में I feel it is important कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाओ. जितना आप अपने आंसर को, इवन अगर फैमिली रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो विद इन टाइम लिमिट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक वेरी यूनिक पॉइंट्स फॉर एवरी आंसर और फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट. बट आप वो आंसर लिख के अगर आप अपने एग्जाम्पल से उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो तो इट इज़ गुड इनफ. फॉर एग्जाम्पल आई रोट की इंक्रीज अथॉरिटी है तो किस तरीके से प्रॉपर्टी डिसीजंस में विमेन इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो गया है. देन अगेन शिफ्ट टुवर्ड कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग है तो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव डिसीजंस में फीमेल ऑटोनॉमी एंड फीमेल रिलेशनशिप, फीमेल की जो वैल्यू है, द से है, इट हैज इंक्रीज्ड. अगेन डिलेड मैरिजेस इज अनदर एग्जाम्पल. हाँ जी. Again, how family relationships have evolved and impacted the urban migration is breaking patriarchal norms, shared responsibility and mutual respect. Again, patriarchal norms, it is also very important कि आप कौन से keywords को highlight कर रहे हो. For example, for me, patriarchal norms and mutual respect से मुझे I can show कि किस तरीके से relationships evolve हुए हैं family के साथ. तो I could have also used shared responsibility, but mutual respect, because responsibility already मैंने अपने एक बार आंसर में use कर रखा है keyword, तो mutual respect is a new keyword for me. So I would highlight this. Then continued bonds थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स. किस तरीके से वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रिलेशनशिप्स जो है, फीमेल जो है, जो काउंटर पार्ट्स हैं, वो अपना मेंटेन कर पा रहे हैं, बॉन्ड्स को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. एंड देन अगेन फेस टाइम, व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिससे एग्जामिनर, पढ़ने वाला, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप, आर एबल टू रिलेट इट. देन अगेन दीज वर द 4 पॉजिटिव पॉइंट्स. सिमिलरली अगर मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लिखना है तो आई यूज दिस कीवर्ड हाउएवर. Then urban migration of women due to globalization also creates challenges in the relations. कि क्या क्या challenges आ रहे हैं, उसको कैसे वो impact कर रहा है. तो यहाँ पे again फ्लो चार्ट फॉर्मेट
to break that monotonity. Otherwise I could have written in the pointer format also, but I felt कि अगर वहाँ पे points हो गए तो एक थोड़ा सा आप जब overall अपना आंसर भी देखेंगे इस तरीके से लिखकर तो जी। आपको खुद ही एक डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। सो अगेन इमोशनल डिस्टेंस एंड आइसोलेशन है, जनरेशन गैप है विच क्रिएट्स कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सो एक जनरेशन गैप हो रहा है फैमिली रिलेशनशिप्स में। देन इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट हो रही है जिससे कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। देन न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, अगेन एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड कि किस तरीके से न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है विच इज डैमेजिंग द सोशल सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे आई डिड नॉट यूज पर्टिकुलर एग्जाम्पल और समथिंग, बट इफ यू हैव एग्जाम्पल्स देन यू कैन यूज इट, बिकॉज ऑल्सो टाइम के अंदर आंसर कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, ट्राई करो कि आप वहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू उसको सफाइज कर पाओ कि इवन दो आई हैव नॉट रिटन एग्जाम्पल बट आई हैव रिटन अ कीवर्ड लाइक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, आई हैव रिटन अ कीवर्ड लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, आई हैव रिटन अ कीवर्ड लाइक जनरेशन गैप, देन आई हैव रिटन अ कीवर्ड लाइक इमोशनल डिस्टेंस एंड आइसोलेशन। तो इवन दो अगर मैं उसे एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रही, बट दिस इज ऑब्वियस दैट दिस इज हैपनिंग कि वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आ रहा है रिलेशनशिप्स में, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रही है। तो irrespective of my example or value addition, through keywords the examiner can understand the point that I am trying to convey. राइट, अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। And then finally a conclusion. So conclusion could be of different types. You can write a quote, you can give again data or something to substantiate your conclusion, you can even summarize. This is a type of summarized format and also a keyword oriented. So I had certain phrases prepared कि अगर किसी question में मुझे keyword कुछ proper conclusion नहीं आ रहा समझ में, या if I have to like for example summarize करके ही लिखना है, but again conclusion के भी आप मान लो एक नंबर अगर आप consider करोगे कि आपको एक 1 marks is for conclusion, तो how would you fetch that 1 marks or let's say 0.75 marks? I felt it is through writing certain specific phrases even though you are summarizing. So for me it was, the phrase was silent social revolution. तो अगर आपके पास इस तरीके का कीवर्ड है साइलेंट सोशल रिवोल्यूशन, अ विंडो थ्रू, अ विंडो टू द पास्ट, अ विंडो टू द फ्यूचर, तो इस तरीके के फ्रेजेस मैंने अपने पास लिस्ट बना के रखी थी कि अक्रॉस जीएस पेपर अगर मुझे कहीं पे कुछ बहुत स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं आ रहा समझ में, या लेट्स से आई एम अनेबल टू रिलेट इट विद सम डेटा और सम कोड, तो एटलीस्ट आई कैन पुट दिस फ्रेज। सो अगर मैं वही चीज लिख देती कि इट हैज हेंस urban migration by globalization has created a road for personal freedom, तो वो चीज उतना इम्पैक्ट नहीं करता। बट अगर मैंने लिखा है साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन, तो इट फील्स अगेन कि मैं अपने यहाँ पर कंक्लूजन में भी आई एम गिविंग समथिंग अवे। तो इस तरीके के फ्रेजेस की आप लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हो जो आप अक्रॉस, जहाँ पे आपको लग रहा है टाइम क्रंच है, आप जल्दी कंक्लूजन नहीं सोच पा रहे थॉटफुल, तो आप ये फ्रेजेस पुट करके आप अपने वही कंक्लूजन को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो। तो कुछ बातें जो मैंने समझी मैम के आंसर से, एक तो ये था कि मैम का आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, अगर एक एग्जामिनर सामने से देखेगा उसको बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है। प्लस एट द सेम टाइम मैम ने कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं वहाँ हाउएवर जो वर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देता है कि यहाँ से जो टोन है वो बदलने वाली है। अक्सर काफ़ी लोग एसेज के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए पैसेजेस को, तो वो चीज़ बहुत ही क्लियरली विजिबल है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे मैम ने कीवर्ड्स जो हैं हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग प्रिपेयर किए हुए हैं। आप में से बहुत सारे शायद स्टूडेंट्स मैम जो सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा आंसर हम 11 मिनट में कैसे लिखेंगे। आई थिंक उसका सिंपल रीजन यही है कि आपने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक था उसका कंटेंट आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, आपके पास एग्जांपल्स डेटा पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर्ड थे। एग्जाम में 11 मिनट में 10 मिनट में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वहाँ बैठ के सोचें कि इसका क्या एग्जाम्पल दूं। तो अगर आपने वुमेन का, जैसे ये ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन कई बार आ चुका है PYQ में, 19 में आया, 21 में आया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर हमारा पहले से ही हमारा कंटेंट रेडी होगा तो वो सोचने वाला जो टाइम इतना जाता है कि इसके लिए क्या एग्जाम्पल, इसके लिए क्या एग्जाम्पल, वो हम काफ़ी कट शॉर्ट कर सकते हैं। एंड मैम ने जैसा बताया भी कि कुछ मैम ने फ्रेजेस, कुछ कीवर्ड्स प्रिपेयर कर रखे थे कंक्लूजन लिखने के लिए भी, तो वो सारा टाइम बचता है। ठीक है, अगर आप बिना प्रिपरेशन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे शायद ये 20 मिनट लगेगा और तब भी शायद इतना अच्छा आंसर नहीं आएगा। बट अगर प्रिपरेशन अच्छे से करी है, आंसर राइटिंग अच्छी करी है, तो इस प्रकार का आई थिंक आंसर फिर हम 10-11 मिनट में मोस्टली लिख सकते हैं। The only key takeaway from I would say is कि आप अपना अगेन जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर अगर आप नेक्स्ट मेंस
टारगेट कर रहे हो तो आप अपने कंटेंट पे हेवी फोकस रखो। जितना बेटर आपका कंटेंट अभी होगा उतना बेटर आपका आंसर बाद में होगा। तो अभी आप जैसे ही यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखोगे, अपने आप टॉपिक्स देखोगे, अर्बनाइजेशन इज अ टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन इज अ टॉपिक, वुमेन रिलेटेड इशू इज अ टॉपिक, तो उन सब पे कीवर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड्स आपको आप रिकॉल कर पाओगे, और जितना आपको कीवर्ड आप याद रख पाओगे उतना फास्ट आप अपने आंसर्स में उस चीज़ को लिख पाओगे। कई बार स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कितना लंबा पॉइंट, तो उनका एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करने में 3-4 लाइन्स जा रही है, बट वहीं पर कीवर्ड्स का रोल आ जाता है। अगर आपने वही 3-4 लाइन में जो चीज़ एक्सप्लेन करी है उसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है, तो आप वो कीवर्ड लिख के एग्जाम्पल लिख सकते हो, एंड देन वो चीज़ जो आपका टाइम जा रहा है ओवर राइटिंग में, जो टाइम जा रहा है ओवर थिंकिंग में, एंड देन स्पेस यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज आई थिंक इस क्वेश्चन में आई हैव रिटन अराउंड 18 to 20 पॉइंट्स, तो वो अगेन इट क्रिएट एन इम्पैक्ट्स। देयर विल बी अ स्टूडेंट जो कि शायद 10-12 पॉइंट्स लिख रहा होगा, बट देन somebody if somebody is writing 18 points or let's say 14-15 points, so it definitely creates, it gives a better impression on the examiner. So it is through your content enrichment which is very important. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने डिटेल में बहुत हर एक चीज़ गाइड करी स्टूडेंट्स को। मैं ऐसे ही सोनाली मैम को भी वेलकम करना चाहूँगा कि उनका आंसर भी एक बार मैम का डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू मैम। जी, तो मैम आपका आंसर भी हमारी टीम ने शेयर कर दिया है, यस एंड सबसे पहली चीज़ वही कि जब आपने ये क्वेश्चन एक बार गो थ्रू किया आपके सामने, जब ये क्वेश्चन आया यस तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं कैसे इसको स्ट्रक्चर करूँ? यस सर। सो सर वैसे ही जैसे वी डिड इन एथिक्स, हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, कामली कूलली हमें पढ़ना है। जैसे इसका थीम आपको फर्स्ट वर्ड से ही पता लग गया कि आपका जो सिलेबस का ग्लोबलाइजेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है, रिलेटेड टू ऑल्सो थोड़ा बहुत माइग्रेशन के साथ। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दैट ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द अर्बन माइग्रेशन बाय 4 classes, the skilled, the young and the unmarried, 3 classes and from different classes etc. ठीक है। and the main demand is कि how has this trend impacted upon their personal freedom and their relationship with the family. तो मेन डिमांड तो आपका ये है जिसमें 2 सब पार्ट्स आपके हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरिफेरल डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ग्लोबलाइजेशन से मिलता जुलता, अर्बन माइग्रेशन, और कहीं ना कहीं हर अगर कोई आप एग्जाम्पल यूज करो, कोई स्टेटमेंट्स यूज करो, तो उनमें आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा स्किल्ड क्लास का, यंग क्लास का एंड अनमैरिड वुमेन वगैरह का। सो ये नेचुरल है, जैसे ही इसमें कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे साथ साथ ही आप डिकोड करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ते पढ़ते सर्कल कर लिया, आप वैसा भी कर सकते हो। और सीधे जो मेन डिमांड है, जैसे इसमें हाउ, कि ये अर्बन माइग्रेशन से कैसे कैसे पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली इंपैक्ट हो रही है, बेसिक है ये। तो ऐसे करके मैंने डिकोड करा। अब बिकॉज 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिंपल रूल जो मैं फॉलो करती थी कि 10 मार्क्स में 2 सब पार्ट्स एंड 15 मार्क्स में 3 सब पार्ट्स एटलीस्ट होने चाहिए। बाकी वे अहेड उसके साथ एक और आप बना सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है, 3 सब पार्ट्स है। 15 मार्क्स में 15 पॉइंट्स का मेरा रूल था और 10 मार्क्स में 10 पॉइंट का। सो ये जो 3 सब पार्ट्स है, तो हर सब पार्ट में मुझे एटलीस्ट मिनिमम 5, अगर मैं और अच्छा करना चाहूँ तो 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सर अब इसमें जनरली अब सब पार्ट्स यहीं पे सोच लेती थी मैं कि क्या बनेंगे। तो पहला थोड़ा बहुत करके इसका एक सब पार्ट बनाऊंगी, दैट ग्लोबलाइजेशन, और उसका थोड़ा कंटेक्स्ट समझाना होगा, डिमांड नहीं, पेरिफेरल कंटेक्स्ट। इसमें 3-4 पॉइंट दे सकते हैं। फिर आया मेनली ये वाला, इस सेक्शन के 2 सब पार्ट्स बनेंगे, एक ऑन पर्सनल फ्रीडम एंड एक ऑन रिलेशनशिप विद फैमिली। अब इसमें भी एक चीज है, जैसे तान्या मैम ने करा, एक तो आप वैसे भी कर सकते हो कि फिर इसमें भी फर्दर डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पर मैंने थोड़ा सिंपल अप्रोच के साथ किया कि एक ही साथ पॉइंट्स इंक्रीज कर दूंगी, 6 से 7 से 8 पॉइंट्स एंड 2 सब पार्ट्स बना दूंगी। तो यू कैन डू एनीवे, बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो तान्या मैम का अप्रोच विल बी बेटर। ये थोड़ा सिंपल अप्रोच है। अगर आपको और मार्क्स, मतलब 1-2 मार्क्स उससे आपको ज्यादा ही मिलेंगे अगर आप पॉजिटिव का अलग बताओगे, नेगेटिव थोड़ी उसमें मेहनत है, बट आई थिंक वो भी अप्रोच कर सकते हो। तो अब हम इस अप्रोच से देखेंगे। आई थिंक कई बार एग्जाम के टाइम नहीं याद आता कि हाँ Yes, sir. पॉजिटिव का अलग सब बनाए, sir. नेगेटिव का अलग बनाए, तो एक में भी डाल सकते हाँ हो, डाल सकते हैं, बट लिखना जरूर है वो हाँ point हाँ है। लिखना है, मेन तो डिमांड आपको फुलफिल करनी है। यस सर। ठीक है, हाँ जी मैम। यस।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत कोशिश करना कि कंटेंट वाइज, जैसे आपका डेटा हो, कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से कोई डेटा वगैरह यूज़ करना, क्योंकि जब आप वो यूज़ करोगे तो इसमें ना इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसा तानिया मैम ने कहा, थोड़ा रियल ग्राउंड आपको इफेक्ट देना है कि आपने मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ बुकिश लैंग्वेज लिख रहे हो या बेसिक। तो जैसे अब मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू किया तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, पर मैंने PLFS की रिपोर्ट पढ़ रखी थी, तो उसमें यही लिखा था कि एक्सपेंशन ऑफ IT सेक्टर एक्सेट्रा ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड ओवरऑल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। आप इससे बेटर भी लिख सकते थे कोई और भी, अगर आपको रिपोर्ट, जैसे पीयू सर्वे है सोसाइटी के लिए, पीयू सर्वे अगर आपको एक सोर्स चाहिए तो पीयू सर्वे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सोसाइटी रिलेटेड जो है, इंडिया के सोसाइटी के रिलेटेड बहुत डेटा मिलेगा। मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, रिलीजन, हाउ हमारा रिलीजन इम्पैक्ट करता है, कैसे हमारा फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, तो ये एक सोर्स आप देख लेना। अब यहाँ पे मैंने PLFS से बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया कि ओके, एक कंटेक्स्ट सेटिंग कर दिया, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट सब पार्ट जो ये पेरीफेरी डिमांड है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द अर्बन माइग्रेशन। अब इसमें जनरली मुझे बेसिक बताना है कि ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन का पूरा जो कनेक्शन है, एंड सेकेंडली इसमें मैं 4 से ज्यादा पॉइंट नहीं लिखूंगी बिकॉज दिस इज अ कंटेक्स्ट सेटिंग पार्ट। इसमें आपको जनरली जो हम दूसरे जो हमारे सब पार्ट्स हैं उधर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने एक हेडिंग बना दी। ऑल्सो मेरा यही अप्रोच रहता था कि जो पेरीफेरी डिमांड होती थी उसको मैं थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में ऐसे फ्लो चार्ट बना देती थी, और जो मेन डिमांड अगर आप आगे दिखाऊंगी तो उसमें मैंने फुल कर रखा है मेरा, हाँ, ऐसा पूरा करके एंड एक फॉर्मल तरीके से। तो ये मेरा इस बार का अप्रोच थोड़ा मैंने करा था। तो पेरीफेरी डिमांड का ऐसा बॉक्स बना के एंड फिर स्टार्ट कर दिए पॉइंट्स, जैसे सर्विस इकोनॉमी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हेंस लीडिंग टू माइग्रेशन, एजुकेशनल हब्स, करियर मोबिलिटी, एग्जांपल IT हब्स, गुड़गांव, नोएडा, इसका एग्जांपल दे दिया। देन फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पिरेशंस, एग्जांपल विमेन कंट्रीब्यूटिंग 41% वर्कफोर्स एज पर PLFS। सो बेसिक पॉइंट्स है ये सब, कहीं ना कहीं अपने ये GS3 के इकोनॉमी में पढ़ा होगा, काफी जगह पढ़ा होगा, उसी को यूज कर लो। गुड़गांव, नोएडा भी IT हब सबको पता होगा, पर उसी को कैसे सोसाइटी में अगर आप यहाँ पे लिख के और अंडरलाइन करोगे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यही कल्चर चल रहा है। गुड़गांव, नोएडा वगैरह ऐसा माना जाता है ये जेन जी वगैरह, एंड दे आर गेटिंग आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिलीज। तो वो कंटेक्स्ट सेटिंग अगर आप सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो नेचुरली जो सिंपल कंटेंट भी होगा उसे एज अ एग्जांपल लिख देना है। पॉइंट्स भले सिंपल है, बट यहाँ पर भी मैम ने काफी सारे कीवर्ड, जैसे अब मोबिलिटी है, या ये अपने करियर आप में मोबिलिटी, सोसाइटी का कीवर्ड हो गया, या एस्पिरेशंस हो गया, फाइनेंशियल एस्पिरेशन, यस तो पॉइंटर्स जो हैं वो सोसाइटी वाले क्लियरली विजिबल हैं। यस जी। फिर आते हैं हम अपने जो मेन फर्स्ट सब पार्ट है, दैट हाउ डज दिस इम्पैक्ट्स द पर्सनल फ्रीडम। आप और जो स्टेटमेंट है उसके अलाइन करके अच्छे से भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन पर्सनल फ्रीडम। तो फिर अगेन अब इसमें पॉइंट्स जनरेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं एक करके कोई सोशल पॉइंट लिख सकते हो, इकोनॉमिक लिख सकते हो। पहला तो सबसे पहला जो आपके अगर आप ये पढ़ रहे हो कि ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे हुआ है फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, तो जो फर्स्ट डिमांड होगा इन टर्म्स ऑफ की प्रायोरिटी, एक ये भी पॉइंट होता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन एड्रेस कर रहे होते हैं तो प्रायोरिटी ऑफ पॉइंट्स मैटर, कि पहले आप एक इकोनॉमिक एंगल दिखाओगे कि सोशल एंगल दिखाओगे। तो इसमें मुझे लगा कि मेन जो डिमांड है वो ये है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हुई, और नेचुरली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से द ओवरऑल से इन दी सोसाइटी इंक्रीजेस। तो मैंने वही लिखा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बाय अर्निंग लीडिंग टू डिसीजन मेकिंग पावर्स। फिर फर्दर फिर और भी पॉइंट्स ऐसे करके मैंने और लिखा कि पर्सनल फ्रीडम कैसे, लाइक हायर ऑटोनॉमी इन लाइफ डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल वी सी लव मैरिजेस। और यहाँ लव मैरिजेस के बाद आप अगर कोई रिपोर्ट है जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर तो वो भी डाल सकते हो। मुझे रिपोर्ट का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, ट्रेंड पता था तो मैंने ट्रेंड लिख दिया, और आपको ऐसा करना है। अगर रिपोर्ट का ऑफिशियल नाम नहीं भी पता तो वो एग्जाम्पल लिख दो। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बनाया एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एग्जांपल विमेन, देयर पर्सनल एस्पिरेशंस लाइक ब्यूटी चॉइसेस, वो भी काफी इंपैक्ट हो रहा है। सो पर्सनल उनका जो फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटीज और इन टर्म्स ऑफ इवन लाइफ डिसीजन, सोशल डिसीजंस, एक करके मैंने उसी पॉइंट्स को कवर किया। फिर मैंने लिखा ओवरऑल एक्सपोजर एंड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर थ्रू अर्बन मोबिलिटी। सो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो बढ़ रहा है, then fifth point will be identity and freedom, example women professional achievements। इसको आप और भी you can expand it much better।
आप कोई और भी डेटा भी यूज कर सकते हो, बिकॉज टाइम लिमिट में पूरा करना दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो हो सकता है, देखो 20 क्वेश्चंस आप करोगे तो उसमें से ऐसा रहेगा आपका कि अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा जाएगा। देन देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस जहां पे ऑन एन एवरेज आपका मतलब कह सकते हो अबव एवरेज रहेगा। देन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप बस कैसे ना कैसे पूरा करोगे, ठीक है। तो इसको आप उस हिसाब से देखना कि पूरे पेपर में एफर्ट्स ऐसे लगाना कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन शुड बी वेरी गुड, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस पार्ट को कवर किया। इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते थे, मुझे 5 ही पॉइंट्स उस टाइम याद आ रहे थे, सो आई डिड दैट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वाज इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद दी फैमिली। अब हम पर्सनल से फैमिली के रिलेशन वाले पॉइंट्स वी विल कैटर। तो इसमें मैंने लिखा शिफ्ट फ्रॉम द डिपेंडेंस टू अ न्यू पार्टनरशिप वेयर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो रिपीट होंगे, पर उसके सिनोनिम्स के जनरली ये होता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता, हम कहते हैं कंटेंट नहीं है। कंटेंट आपको उसी, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है तो उसको आप 2-3 पॉइंट्स में बांट सकते हो बाय यूजिंग सिनोनिम्स। कहीं पे आप उसे एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम लिख दो, कहीं पे उसे आप एज अ कंज्यूमर कल्चर लिख दो, सो लाइक दैट। तो सिनोनिमस अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं तो उसको भी पॉइंट बना लो, ज्यादा सोचना नहीं है टाइम प्रेशर में कि मैंने इकोनॉमिक पॉइंट तो लिख दिया अब मैं फिर से लिखूं, लिख सकते हो, बस वर्डिंग्स थोड़ा डिफरेंट कर देना। देन चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, एग्जांपल वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट टू मेक देयर ओन डिसीजन, सो दैट। सिमिलरली फिर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन ड्यू टू जनरेशनल गैप। अब इसमें मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिक्स करके लिखे हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द अप्रोच कि आप एक अलग एंगल बनाओ, बट देन उसमें सब पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सो आई जस्ट क्रिएटेड वन सब पार्ट ओनली, बट देन कंटेंट मैंने सारा मेक श्योर किया कि हो, जैसे जनरेशनल गैप, टेंशंस एक्सेट्रा। देन अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली, एग्जाम्पल मैंने दिखाया द रेमिटेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। जो इंडिया में रेमिटेंसेज हैं वर्थ लाइक 140 बिलियन, मुझे ये डेटा याद था तो मैंने वो दिखा दिया कि इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है फैमिलीज को। Further, emotional distancing, for example the nuclear families and the work from home। उसके बाद मैंने इमोशनल लाइन में, एथिकल लाइन में सोचा तो मुझे एक इमोशनल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया, एंड वर्क फ्रॉम होम, तो ये कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। Then family aspirations and improving and overall social changes occurring like women role models, they are influencing the girl child's career, कि जो एक social change है। So basically ये मिला के 6 points has been done। एंड देन मैंने एक और सब पार्ट ऐड किया वे अहेड का, क्योंकि ये मैं ज्यादातर इस बार जो मैंने अपना सेकंड मेंस दिया था उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं वे अहेड डालूं। सो अराउंड 3 वे अहेड्स, मतलब वो सारे पॉइंट्स मिला के मेन डिमांड में आई रोट लाइक 11 पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 and 3 like the 3 of context setting and 3 of way ahead जो मैंने करा, सो टोटल मिला के वही 16-17 पॉइंट्स हुए। देन वे अहेड में थोड़ा सा एक इंक्लूसिव बताने का कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन एक तरीके से टोन उसका यही है कि कुछ बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। पर्सनल फ्रीडम में तो शायद आप पॉजिटिव एंगल दिखा भी दो, पर इन रियलिटी फैमिली रिलेशंस में रियलिटी यही है कि कहीं ना कहीं वी आर फेसिंग चैलेंजेस। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को जस्ट ऑन अ कंक्लूजन एंड करना सही नहीं रहेगा, एक सिंथेसिस वे फॉरवर्ड देना चाहिए। देन आई स्टार्टेड दैट दिस कॉल्स फॉर अ नीड फॉर सेफर एंड इंक्लूसिव सिटी, एग्जांपल पॉश एक्ट, RWAs एक्सेट्रा। देन रेगुलर कॉन्टैक्ट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड फाइनली सोशल सिक्योरिटी एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो कीवर्ड्स यूज किए। इफ मतलब टाइम प्रेशर में मैं इतना ही लिख पाई, अगर मेरे पास और भी टाइम होता तो सोशल सिक्योरिटी में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकती थी, लाइक गवर्नमेंट कैन ब्रिंग द लेबर कोड्स जैसे आए, अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। एंड देन फाइनल थोड़ा एक दो लाइन का कंक्लूजन करके दैट ऑल दिस विल एंश्योर वर्ल्ड एज अ फैमिली एंड सेफर इंक्लूसिव सोसाइटीज, एंड SDG 17 मैंने डाल दिया। सो दिस वाज द बेसिक अप्रोच। यस सर। मैम एक दो क्वेश्चंस थे, जैसे वे अहेड आपने थोड़ा पेरिफेरल डिमांड है एक तरह से Yes, इस sir. क्वेश्चन की, या जैसे मैं बात कर रहा था ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग माइग्रेशन, इंक्रीजिंग, ये थोड़ी डायरेक्ट डिमांड नहीं है Yes, एग्जाम sir. क्वेश्चन की। यस तो ये जैसे 10 मार्कर के अंदर आई डोंट थिंक इतनी स्पेस होती है कि No, हम sir, yes. पेरिफेरल डिमांड को बहुत ज्यादा एड्रेस कर पाएं, पर 15 मार्कर के अंदर थोड़ा हम स्पेस को अपना फिल आउट करने के लिए हम इसको डाल सकते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। और डालना पड़ता था बिकॉज सर इफ यू सी तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है डिमांड एक्चुअली
कि हाउ इट हैज इम्पैक्टेड। तो कितना भी कोशिश कर लेंगे यू कैन नॉट राइट, मतलब बहुत 3 पेजेस में तो नहीं लिख सकते। सो आई यूज टू मेक श्योर कि थोड़ा सा, एंड ऑल्सो क्योंकि स्टूडेंट्स को ये एक फियर भी हो सकता है कि हमने स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन करी ही नहीं, बिकॉज स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो ऑल्दो उसको आप थोड़े कम पॉइंट्स दो, बट थोड़ा सा आपको जिक्र करना पड़ेगा। सम पीपल डू लाइक दिस ऑल्सो कि वो इसी को एज अ इंट्रोडक्शन बना देते हैं, बट देन इंट्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा। सो आई विल से, इसीलिए मैंने इसको ऐसा अप्रोच रखा था कि जो मेन डिमांड है उसको फॉर्मली आई विल राइट बाय गिविंग द एंटायर हेडिंग और पॉइंट्स में, एंड इसको थोड़े शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड्स में आप लिख सकते हो। ये अप्रोच कर सकते तो हो, पेरिफेरल को एक तरह से फ्लो चार्ट में बना दे। तो एंड हाँ रिप्रेजेंट भी हो गया, उसको कवर भी कर दिया, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हमने हाँ, बहुत time ज्यादा waste किया। पॉइंट्स नहीं करने, 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके एंड देन मूव ऑन टू द मेन डिमांड। जी। यस एक क्वेश्चन मैम यहाँ पे ये भी है कि जैसे कई बार जैसे हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट को डेफिनेशन इसकी याद हो जाती है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। यस सर। तो ऐसे केसेस में जैसे मान लो किसी को डेटा भी थोड़ा बहुत पता है पर डेफिनेशन भी आती है, यस सर। तो इसमें कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर होनी चाहिए? सर आई फील कि डेटा का अप्रोच बेटर रहेगा रैदर देन डेफिनेशन, क्योंकि जैसा आप क्वेश्चन का अगर नेचर देखो, अगर क्वेश्चन पूछता कि टेल हाउ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग इटसेल्फ, तो फिर वैसे में फिर थोड़ा ग्लोबलाइजेशन और उसको सोसाइटल एंगल से एक्सप्लेन कर सकते थे। पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आप देख रहे हो कि क्वेश्चन एक तरीके से रियल बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्रेंड इज इम्पैक्टिंग और सोसाइटल, तो पीएलएफएस रिपोर्ट बेटर रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैं अपना पर्सनल ये भी बताती हूँ कि मैंने कहीं कहीं, बिकॉज मेरे पास लास्ट में जब फाइनल रिविजन कर लेते हैं तो कंटेंट बहुत होता है, तो मैंने ये भी अप्रोच यूज किया कि मैंने डिफाइन भी किया है और साथ साथ मैंने डेटा भी दे दिया है। ये भी मिक्स एंड मैच ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दे दो एंड राइट and also as seen is PLFS data and report, this is also leading to increased migration। फिर ईस का जो लेंथ होगा वो छोटा हो जाएगा एंड PLFS आप कोट कर दो, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। सो इससे क्या होगा ना, थोड़ा जनरली अगर आपके पास 20 क्वेश्चंस है तो आप अलग अलग अप्रोचेस यूज करो, किसी किसी में डेफिनेशन कर लो, किसी में मिक्स कर दो। 15 मार्कर्स में आप डेफिनेशन और डेटा दोनों मिक्स करो, क्योंकि वहां पे स्कोरिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा है। आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया, और आई थिंक एक दो बातें ऐसी हैं जो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि जैसे प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था तो ये पॉइंट शायद हम सब लोग जनरेट कर पाते थे, बट पहला पॉइंट कौन सा लिखना है, 5वां पॉइंट कौन सा लिखना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो 5वां वाला पॉइंट है इसको पॉइंट नंबर 1 बना देते हैं, पर शायद सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि किस तरह से जैसे महिलाओं के पास ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आई हैं, Yes, sir. उसके हिसाब से उनकी जो डिपेंडेंस है वो कम हुई है और उनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं। Yes. तो आई थिंक ये पहला पॉइंट यही होना चाहिए था। इसके बाद आप जो बाकी पॉइंटर्स हैं उनको आप मेंशन करें, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरी थिंग चीज जो मैम ने मेंशन भी करी कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, जैसे पीएलएफएस रिपोर्ट हम जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये है, इस प्रकार से। अब यही सेम डेटा आप अपने सोसाइटी के आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट? या ग्लास सीलिंग इफेक्ट वहां पर भी आप कहीं पर अगर आपको Yes, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई बार हमारे जो सब्जेक्ट्स है काफी हैविली इंटरलिंक्ड होते हैं, तो हम इसके पॉइंटर्स यहाँ पे, अब जैसे गवर्नेंस है, गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में भी है और एथिक्स में तो है ही है, तो वहां पर भी आप इन पॉइंटर्स को यूटिलाइज किया जा Yes, sir. सकता है, राइट? तान्या मैम एक बार आप भी आइए। तो मैम आपको मैम के आंसर में सबसे बढ़िया आपके हिसाब से क्या चीजें लगी? सर आई थिंक एक तो जिस तरीके से एग्जाम्पल्स यूज़ करे थे बहुत ही ऑन ग्राउंड, जैसे अगर गुड़गांव आईटी हब की बात की गई है, एंड देन इवन अगर पॉइंटर्स में कहीं पर एग्जाम्पल नहीं थे तो वहाँ पे कीवर्ड्स बहुत ही प्रॉपरली यूज़ किए थे। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड था आंसर एंड डिमांड मीट की गई थी। एंड वहाँ पे अगर एज अ पर्सन, एज एन एग्जामिनर, इफ़ आई रीड दैट आंसर तो मुझे ऐसा लगता था कि हर एक पॉइंट के साथ आई कैन रिलेट एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी आंसर्स। एंड ऑल्सो जैसा आपने बोला अबाउट इंटरलिंकेजेस, आई पर्सनली ऑल्सो फील कि अगर क्वेश्चंस यूपीएससी में इंटरलिंक होकर आ रहे हैं तो आपके आंसर्स में भी वो इंटरलिंकेज दिखनी चाहिए अक्रॉस पेपर्स। ठीक है मैम, आप मैम के बारे में कुछ बताना चाहिए उनके आंसर्स में? यस सर, सबसे पहला तो द कंटेंट, जैसे मैम के जो एग्जाम्पल की डाइवर्सिटी है काफ़ी है, क्योंकि मैंने तो अभी थोड़ा बहुत इतना याद नहीं रहता बिकॉज अभी लाइव आंसर हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कंटेंट, जैसा मैंने बोला कंटेंट इज किंग, मैंने थोड़ा बहुत जेनरिक एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इसमें आप जितना अच्छा कंटेंट लाओगे, जितना, इसलिए मैंने आपको पीयू सर्वे बताया। पीयू सर्वे में ऑलमोस्ट इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारे डेटाज है, तो उसे आप ज़रूर देखना सोसाइटी के लिए।
तो डेटा मैम का जो कंटेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव को अलग लिख के नेगेटिव को अलग लिखना, उससे नेचुरली ये होगा, एक तो कि आपने डिमांड को सबसे ज्यादा स्पेस दिया, सेकेंडली सेग्रीगेट हो जाएगा, जो कि अगर वैसे आप साथ में भी लिख सकते हो इफ यू आर हैव टाइम क्रंच या फिर इतना, क्योंकि टाइम प्रेशर में इतना आप अच्छे से नहीं कर पाते हो काफी क्वेश्चंस में। तो ये दो चीजें, द कंटेंट एंड द सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स, फर्दर जो डायमेंशंस मैम ने खोले इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लाइक दैट, तो ऐसे नेचुरली आपके सब पार्ट्स बहुत ज्यादा बनेंगे एंड एग्जामिनर विल सी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादा जो जनता है मेंस की, दे विल कंप्लीट इट विद इन 2 सब पार्ट्स जैसे मैंने करा, बट अगर इसमें आप यूनिकनेस दिखाओ तो एग्जामिनर को लगेगा भी कि बच्चे ने मेहनत करी है, पॉजिटिव को अलग दिखाया, रिप्रेजेंट हुआ डिमांड अच्छे से, सो दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर। तो ये हमारा डिस्कशन था जो आज हमें सोसाइटी के रिगार्डिंग करना था। जैसा मैम ने स्टार्टिंग में बोला भी था कि सोसाइटी अपने आप में एक लो हैंगिंग फ्रूट है, 75 मार्क्स का अपने आप में पेपर है। अक्सर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे बहुत फोकस करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, बट ये एक ऐसा सेक्शन है जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं अपनी प्रेपरेशन के अंदर। हमें लगता है कि क्वेश्चन ईजी हैं, कर लेंगे, पर जब तक हमने अच्छे एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं इनकॉर्पोरेट किए, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, एग्जाम की या क्वेश्चन की डिमांड को आंसर नहीं किया, तब तक इनमें एवरेज मार्क्स ही आएंगे। और यहाँ पर अच्छा स्कोर करने का यही सारा सीक्रेट है जो आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। आई होप इन सारे पॉइंट्स का आपको बेनिफिट होगा एंड नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अपने एंड पे आंसर्स लिखेंगे, आप इन सुझाव को, इन सजेशंस को अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आज Thank you, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।